and we are back with center of mass and linear momentum. बहुत दिनों से we have been just going according to the playlist of center of mass and linear momentum, but since from many days, I think there's been 1 week, हम लोगों ने इस पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया, and even I feel remorse over that, but we are back and we are going to point towards now elastic collisions in one dimension. यानी सिर्फ जो प्लेलिस्ट है सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम की, इसमें जो लास्ट वीडियो पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट इनइलास्टिक कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे अब होने वाला है इलास्टिक कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन. कॉलिजन जब दो बॉडी स्ट्राइक करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्राइक कर लें और कोई एक दूसरे से मतलब मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं हुआ तो कॉलिजन हो गया. फिजिक्स में कॉलिजन थोड़ा सेंस डिफरेंट होता है. यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग एज्यूम करते हैं जब मोमेंटम बिटवीन टू बॉडीज, मेरे पास है फर्स्ट एंड सेकेंड, सपोज प्रैक्टिकल लाइफ, फिजिक्स इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ. अगर मैं बोलता हूँ कि ये बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं तो फिजिक्स में इसका मीनिंग होता है कि इस बॉडी से इस बॉडी तक, मतलब जो भी जिस बॉडी का भी ग्रेटर मोमेंटम होगा वो मोमेंटम ट्रांसफर होगा. जैसे हीट जो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांसफर होता है, वैसे ही मोमेंटम का भी है. इलेक्ट्रिसिटी हायर से लोअर पोटेंशियल, वैसे ही मोमेंटम का भी है. तो लेकिन यहाँ पे चल रहा है इलास्टिक कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन, यानी ये वाला नहीं. जैसे आप इसे स्ट्राइक किए, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ क्योंकि ये बॉडीज थोड़ी थोड़ी रफ है एट एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, थोड़ा ऐसे सपोज मैंने कोलाइड करा है, साउंड आया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी, साउंड एंड थोड़ा शेप डिफॉर्मेशन एंड ऑल मतलब इन सब के में चली गई, वेस्ट हो गई. तो बेसिकली कुछ काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होगी एंड ऑल ड्यू टू दैट ये कॉलिजन इलास्टिक नहीं था. इलास्टिक का मैंने इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉलिजन्स बताया था आई थिंक कि इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड कम्प्लीटली इन इलास्टिक. तो अब ज़्यादा डिफाइन नहीं करने वाले, अब इसके हम लोग इक्वेशंस देखेंगे. एंड पर्टिकुलरली ये वीडियो पर्टिकुलरली बेस्ड रहेगा ऑन स्टेशनरी टारगेट. मूविंग टारगेट हम लोग नहीं देखने वाले हैं क्योंकि स्टेशनरी मूविंग दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं. तो यहाँ पे स्टेशनरी टारगेट होगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूविंग टारगेट का भी कवर करने वाले हैं. स्टार्टिंग विथ कॉमन एग्जांपल क्या करेंगे. सपोज मैंने एक बॉडी मास m1 लिया, यहाँ पे मेरे पास है m1, यहाँ पे m2. यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी टारगेट का भाई टॉपिक देख रहे हैं. इसके लिए तो पहली बात तो थोड़ा इलास्टिक कॉलिजन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इक्वेशंस यानी मैथमेटिक्स पे जाएंगे. तो उसके लिए ना, अगर मैं बोलता हूँ कि m1 m2 से कोलाइड करेगा, सपोज ये स्टेशनरी है, टारगेट ये मेरा प्रोजेक्टाइल, ये टारगेट ये स्टेशनरी है, ये मूव करे इनिशियली विथ v1i क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1i. सिंस यहाँ पे थोड़े बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, सो आई वुड फाइंड मोर सुटेबल, सिंस बहुत सारे इक्वेशंस मिलने वाले हैं ना और इसी में बहुत सारे टर्म्स रहेंगे तो v1i v2i इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दो इस टर्म को. हम लोग ना इसे चलो u1 लिख लेते हैं. v1i एंड u1 का दोनों का तो सेम मीनिंग है, यू कैन जस्ट राइट इट. ये रहा मेरा u1. अब अगर ये स्टेशनरी है यानी रेस्ट पे इनिशियली विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसके लिए ये रेस्ट पे, हमें पता नहीं कि बाकी चीज़ों के लिए रेस्ट पे है कि नहीं. मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. तो कुछ देर बाद ये तो इससे कोलाइड करेगा ही करेगा, ऑफकोर्स करेगा. इसे मैंने सिस्टम एज्यूम किया है, दिस इज माई सिस्टम. दोनों, दिस इज टू बॉडी सिस्टम. जब ये इससे कोलाइड करेगा, कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको चली जाएगी और जब ऐसा होगा हो सकता है एंटायरली ना जाए. अगर दोनों मासेस इक्वल है तो एंटायरली चली जाएगी. दैट विल बी सीइंग अकॉर्डिंग टू मैथ्स. ओके, जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको चली जाएगी और ये भी हो सकता है कंटिन्यू करें मूव करने के लिए और ये भी आगे बढ़ जाएगा. तो सिंस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कॉलिजन इलास्टिक है, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तब भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा भाई.
तब भी होगा, लेकिन बिटवीन द बॉडीज, इन बॉडी के बीच में, लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का सम होगा दैट विल बी कांस्टेंट। जो पूरे सिस्टम दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो वो वैरी करता रहेगा बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर। तो यहाँ पे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से यानी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर से पहले का काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं दैट विल बी अ करेक्ट इक्वेशन, बट फॉर द सिस्टम इंडिविजुअली हम लोग नहीं कह सकते, इंडिविजुअली ये इक्वल नहीं रहेगा, देन इट विल कम टू अनइक्वल। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिस्टम की बात करें सो इट इज इक्वल, जिसको आप सिंबलिक फॉर्म में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में कुछ ऐसी काइंड की कंडीशंस होती हैं। सिंस अगर हम लोग डेली लाइफ से, आई वुड लाइक टू से, इलास्टिक कॉलिजन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दैट डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग लाइक इलास्टिक कॉलिजन। जहाँ भी अपने डेली लाइफ में हम लोग देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ काइंड के कॉलिजन हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज इलास्टिक, वाइल मोस्टली तो हमारे ऑलराउंड में इलास्टिक होता है। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं देखो दो बॉडी कोलाइड करेंगी, कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद कुछ ऐसा केस हो गया कि ये दोनों बॉडीज जो भी है ना डिफॉर्म कर जाएंगी। ओके, कुछ देर बाद डिफॉर्म कर जाएंगी। यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन के फोर्स में चली जाएगी, तो वो भी तो काइनेटिक एनर्जी उसने भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन द बॉडीज फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम लोग की थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ऊपर से कॉलिजन पे एक और फॉर्म की एनर्जी निकलेगी विच विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि साउंड एनर्जी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन आई स्ट्राइक द टू पार्टिकल्स, साउंड हम लोग के ईयर्स तक पहुँच रहा है। तो साउंड एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी से निकली, डिफॉर्मेशन के लिए भी काइनेटिक से निकला और थर्मल के लिए भी काइनेटिक एनर्जी से ही निकली। तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मगर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ से हम लोग वापस नहीं ला सकते कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एनी हाउ आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी एनी हाउ मतलब इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं कह सकते, पूरी यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन कुछ और रही थी, आफ्टर कॉलिजन कुछ और रही थी। भाई कॉलिजन इनइलास्टिक है, लेकिन अगर ई थर्मल साउंड एनर्जी, डिफॉर्मेशन एनर्जी इतना छोटा है कि हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज जीरो, यानी मेरी काइनेटिक एनर्जी में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन इक्वल है, मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जीरो है। दिस इज, आप कभी भी इक्वल टू नहीं लगा सकते, रिमेंबर, कभी भी आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, ये हमेशा नियरली इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू हमारे डेली लाइफ में फॉर दिस इलास्टिक कॉलिजन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर ये इक्वल रहेगा तब द कॉलिजन कैन बी सेड एज इलास्टिक, वरना तो इलास्टिक कॉलिजन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो this was just an introduction, and now we are coming up to the equations, and for that all first of all we'll have to rub all this kind of thing. Basically coming up with the mathematics, यानी कि मैं अब क्या लूँगा, what would be I considering now। यहाँ पे मैंने एक M1 ले लिया, एक M2 ले लिया। बेसिकली M1 और M2 ले सकते हैं, स्टेशनरी टारगेट है, M2 स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू M1, रेस्ट पे है। ऐसे नहीं बोल सकते कि M2 रेस्ट पे है, नो दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, विद रिस्पेक्ट टू M1 रेस्ट पे है। M1 इनिशियली मूव कर रहा है विथ U1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। मुझे क्या निकालना है, जब इनके बीच अगर इलास्टिक कॉलिजन यानी अप्रोक्सीमेटली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड एज अ होल मोमेंटम इज 0, तो चेंज इन देम, नॉट दे देमसेल्व्स,
तो मुझे निकालना है क्या, सपोज मुझे इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स के थ्रू इसकी फाइनल और इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। कुछ देर बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये कुछ डिफॉर्म होंगे, लेकिन उसको तो हम लोग ज़ीरो ही मान लेंगे। अब ये मूव करने लगा विथ v1, अब ये भी कुछ अपनी इसको वेलोसिटी दे देगा, ये मूव करने लगा विथ v2। हमें निकालना है v1 एंड v2 की वैल्यूज। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम को मैं ये ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस एज द सिस्टम। तो बेसिकली फॉर दैट अगर मैं ये एज अ सिस्टम लेता हूँ तो सिस्टम के आउटसाइड से तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही। जब इनके बीच कॉलिजन होगा कुछ फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है ना कि एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो रहती है तब जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो भी ज़ीरो रहता है, यानी कि मोमेंटम हमारी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, मेरी मोमेंटम इज कांस्टेंट, वन डायमेंशनल मोशन है। हम लोग ये वेक्टर अलजेब्रा में नहीं जाने वाले, वी आर नॉट स्टडी सच फिजिक्स इज मच ऑफ मैथ्स, लेकिन अब इतना भी मैथ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा की अभी ज़रूरत नहीं, बस वन डायमेंशनल मोशन है, प्लस एंड माइनस के साइन के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही यहाँ का हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव ही आने वाली हैं। यहाँ पे P मेरा कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। अगर मैं ये इक्वेशन सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, इनिशियल मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन क्या हम लोग कुछ और इक्वेशंस के फॉर्म में इन्हें लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमें चाहिए। सिस्टम इज व्हाट, इट इज टू बॉडी सिस्टम, तो दोनों बॉडी का मोमेंटम अगर मैं ऐड करता हूँ इनिशियल वाला, तब मुझे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मिलेगा। यानी initial momentum of m1 plus initial momentum of m2 is initial momentum of system. We can just write here initial momentum of m1 is what, m1 u1, इसका initial momentum 0, तो 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, equals pf final momentum of m1 is what, is m1 v1 प्लस में final momentum of second body यानी m2 का m2 v2। ये इक्वेशन फिर भी हमें मिल गया। चलो, एंड व्हाट कैन वी ट्राई नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली ये अच्छा से इक्वेशन मिला है। अब अगर हम चाहें, इफ़ वी रियली वांट, मैं बोलता हूँ मैंने से कि इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं सो दैट वी कैन टेक m1 एज अ कॉमन। क्योंकि इफ़ वी गो इनटू प्योर मैथमेटिक्स, अगर हम लोग प्योर मैथ्स में घुस जाएं तो ये क्वांटिटीज़ कभी इधर उधर ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। कैसे आप इधर से इधर आप इक्वेशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर लोगे? या तो इक्वल का सिंबल है बैरियर, ये बैरियर है। ओरिजिनली हम लोग करते क्या है, इस इक्वेशन में से सपोज मैंने माइनस कर दिया पूरे इक्वेशन में से m1 v1। अब जब ये हमें रिजल्ट दिखता है तो हमें लगता है ये ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर नहीं होता है। ये रहा पूरे इक्वेशन में m1 u1 माइनस में m1 v1, यहीं ये जाके 0 हो जाते हैं m2 v2, और हमें लगता है ये इधर ट्रांसफर हुआ तो इसका सिंबल नेगेटिव हो गया। यहाँ पे आप m1 एज अ कॉमन ले सकते हो, ये रहा मेरा u1 माइनस में v1 इक्वल्स m2 v2। चलो, ये एक इक्वेशन अच्छा खासा मिल गया एंड वी नीड टू फॉर्मली रिमेंबर दिस इक्वेशन क्योंकि दिस इज अ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलो, लेकिन स्टिल अभी भी हम लोग v1 v1 एंड v2 नहीं निकाल सकते, इन दोनों में से एक भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे u1 हमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में m1 m2 गिवन हो, u1 भी गिवन हो, भाई u2 तो जो m2 है तो उसका तो u2 0 है, ओके। लेकिन यहाँ पे v1 एंड v2 दोनों हैं, तो दो अननोन क्वांटिटीज इन अ इक्वेशन हमें कुछ भी इक्वेशन को डिस्क्राइब करने नहीं दे सकती, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस अरेंज करेंगे। फाइनली कुछ इन सारे मतलब क्वांटिटीज़ एंड टर्म्स की वैल्यू निकल सकती है। तो कमिंग अप विद द सेकंड इक्वेशन, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
KI इक्वल्स KF. अगर मेरा रियली में KI इलास्टिक हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, मीन्स KI अप्रोक्सीमेटली इज KF. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है एक्चुअल में, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉडी की, इसकी तो कुछ है ही नहीं इनिशियल वाली, तो पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी. भाई लिख लो क्या होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर. अब प्लस में इसकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये इक्वेशन हमें मिल रहा है भाई. और क्या करें, हाफ हाफ एंड हाफ, ऑल थ्री कैंसिल. अब क्या बचा, अब अगेन m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. क्या करेंगे, माइनस में m1 v1 स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ये बचा m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर. अब यहाँ पे एक कुछ माइनस हो सकता है, m1 हम लोग यहीं से कॉमन ले रहे हैं, ये रहा v1 स्क्वायर इक्वल्स m2 v2 स्क्वायर. कुछ इस तरह की क्वांटिटी हमें मिल गए. एंड नाउ हु ट्रूली रिमेंबर्स स्टडिंग क्लास 6, 7, 8 एंड 9 इन सब की मैथमेटिक्स, हु ट्रूली रिमेंबर्स, बिकॉज हु नोज इट. जिसने भी मतलब क्लास 6, 7, 8, 9 इवन 10th की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो उसको ये तो याद रहेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b इंटू में a माइनस बी. पूरा हम लोग करते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी. अब ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत यूजफुल दिखता है बेसिकली, बिकॉज मच ऑफ फिजिक्स इज अगेन मैथमेटिक्स. मैथ्स नहीं आती सो फिजिक्स वुड बी इंडीड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, चैलेंजिंग फॉर यू. तो वी शुड बी गुड एट मैथ्स. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी. ये भी उसी फॉर्म का है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. u1 को मैं a मान लूंगा, v1 को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. u1 प्लस v1 इंटू में u1 माइनस v1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. m1 हिज u1 प्लस v1 इंटू में u1 माइनस v1. दिस इज m2 v2 स्क्वायर. एक ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल गया. अब निकल सकता है, हाँ अब निकल सकता है. अब बस एक और इक्वेशन, चलो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे अब एंड कुछ अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं. उसके बाद तो हम ही जस्ट v1 एंड v2 तो निकल ही जाएगा. बट फॉर दैट ऑल अगेन लेट मी रब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. तो बेसिकली हमें ये दोनों इक्वेशंस ऑलरेडी मिल चुके थे. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चलो अब इन दोनों इक्वेशंस को ना हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे विद दिस इक्वेशन, तो मुझे मिलता है कि m1 u1 प्लस v1 इंटू में u1 माइनस v1. अब ये डिवाइड हो जाएगा विद व्हाट, विद m1 u1 माइनस में v1, सिर्फ इक्वल्स में. अब दिस विल बी डिवाइडेड, मोर करेक्टली दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी कि m2 v2 स्क्वायर अपन m2 v2. अब हमें क्या करना है, दिस कैंसिल ईच अदर, दिस कैंसिल ईच अदर, दिस कैंसिल ईच अदर, और इससे एक वाला v2 कैंसिल हो गया. चलो क्या बचा, दिस implies that कि v2 is what, v2 is u1 प्लस में v1. ओके, सरप्राइजिंग. यानी अब जब कॉलिजन होगा तो कॉलिजन होने के बाद जो मेरी सेकंड बॉडी की स्पीड रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी होता है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड. चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं. जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड रहेगी वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों से हाई होगी, दोनों से. यानी सबसे बड़ी वेलोसिटी किसकी, सबसे बड़ी वेलोसिटी v2 की. चलो तो बेसिकली यहाँ पे एक ये इक्वेशन मिल गया. अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होगी, ऑफ कोर्स होगी. हमारे पास v2, इस इक्वेशन में v1 है, u1 बस हमें जनरली गिवन होता है. तो अब कैसे निकालें भाई, लेकिन v2 की एक वैल्यू मिली
कुछ मिला तो सही, क्या मैं इस V2 को इस V2 की जगह डाल सकता हूँ? बेसिकली V2 की वैल्यू एंड U1 प्लस V1 की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यूज हैं, तो V2 की जगह यहाँ पे ये रख दो, उसी क्वेश्चन में भी रख सकते हो। इंडीड यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। चलो हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, वॉट एवर वी गेट बट दैट विल बी जस्ट जॉयफुल, ओके एंड इंडीड इंटरेस्टिंग। ये रहा M2, अब यहाँ पे विल बी मल्टीप्लाइड विथ U1, M2 is multiplied with U1, सिंस प्लस या माइनस का सिंबल रहेगा तो सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, प्लस में M2 will be now multiplied with what? With V1। यहाँ पे इसको भी हम लोग अगर चाहें तो ओपन कर सकते हैं, M1 U1 माइनस में M1 V1 इक्वल्स में M2 U1 प्लस में M2 V1। चलो अब क्या करेंगे, अब मैं बोलता हूँ व्हाट डू आई से फॉर नाउ, कि दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन M2 U1 प्लस M2 V1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा? M1 U1 माइनस M1 V1, तो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस M2 U1। अब ये यहाँ पे ना से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ऑलरेडी है माइनस M2 V1 इक्वल्स में यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ज़ीरो रिजल्ट मिल गया। चलो इतना हुआ। अब एज वी गेट सो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे M1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं खास। हम लोग मतलब मासेस कॉमन नहीं लेना चाहते, वेलोसिटी कॉमन लेंगे तो अच्छा रहेगा। वेलोसिटी विल बी गुड अगर हम लोग कॉमन लेते हैं। U1 कॉमन ले लो एंड हियर V1 एंड V1 कॉमन ले लो, क्या रिजल्ट मिलने वाला है? एक U1 एंड U1 कॉमन ले लिए, चलो U1 एक तो यहाँ पे अच्छा M1 माइनस में M2, ओके। अब क्या हुआ, अब हम लोग कॉमन लेंगे V1 एंड V1, तो यहाँ पे रहा माइनस, सिंस माइनस V1 ले सकते हो ना, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ रहा M1 प्लस में M2, भाई अब M1 प्लस M2 कहाँ से आ गया? ये तो माइनस में, तो तभी तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा माइनस हो गया। अब ये ज़ीरो के इक्वल है, दिस इक्वल्स एंड आई हैव फाइनली ज़ीरो। चलो अब मैं क्या बोलता हूँ ना, नाउ व्हाट डू आई से, कि अब हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। दोनों साइड इक्वेशन के क्या करते हैं कि V1, ओके यू कैन ट्राई, V1 ब्रैकेट M1 प्लस M2 ऐड कर दो दोनों साइड इक्वेशन के, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये U1 M1 प्लस M2 तो रहेगा। अब जब ऐड करेंगे वो माइनस वो प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा ज़ीरो, लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़ीरो से जब यही टर्म ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग V1 M1 प्लस में M2, ये इक्वेशन मिल गया। चलो अब M1 सपोज दोनों साइड इक्वेशन के M1 प्लस M2, सॉरी हियर इज इंडीड M1 माइनस M2, हाँ M1 प्लस M2 दोनों साइड इक्वेशन के डिवाइड कर दो। अब क्या मिला, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सपोज M1 प्लस M2 डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड किए तो क्या मिला, नथिंग, वी गेट वेल, ओके। यहाँ पे M1 प्लस M2 एंड M1 प्लस M2 कैंसिल ईच अदर, क्या बचा, सिर्फ V1 एलिमिनेट हो गया। वी जस्ट सी हियर दैट द क्वांटिटी कौन सा था, विच क्वांटिटी वाज दैट, V2 था ना, एलिमिनेट हो गया। V1 इज वॉट, V1 इज, चलो U1 को लास्ट में लिखेंगे, पहले बड़े टर्म्स। जनरली क्या होता है दैट इवन इन स्कूल एट द टाइम ऑफ असेंबली पहले छोटे बच्चों को आगे लगाया जाता है, बट हियर वी लुक आफ्टर डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़े टर्म को लिख लो। हियर इज M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2। अब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ V1, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ V1, क्या मिला, फाइनली इक्वेशन मिला, V2 एलिमिनेट हो गया है। बेसिकली M1 M2 हमें जनरली प्रॉब्लम्स में दिया जाता है, U1 तो पता ही होगा, M1 M2 अगेन पता है, तो V1 भी निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक अननोन क्वांटिटी इन द इक्वेशन, एक वेरिएबल है, इजीली निकल जाएगा।
तो दैट वाज नाइस स्टेप। सिर्फ बहुत ही लंबा स्टेप था। अगर परफेक्टली, सिर्फ बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है कि मतलब शॉर्ट में डायरेक्टली स्टेप्स बता दिए जाते हैं दैट आफ्टर डिवाइडिंग द टू इवन इक्वेशंस एंड परफॉर्मिंग सम अलजेब्रा विल गेट दिस रिजल्ट। लेकिन जनरली अगर हम लोग ट्रूली इक्वेशन को ड्राइव करने पे निकल गए सो यू विल बी लुकिंग बहुत ही लंबे लंबे ड्राइवेशंस होते हैं, बट वी जस्ट फाइनली सक्सीड इन दैट। तो ना यहाँ पे एक इक्वेशन मिला था, v1 तो मिल गया, भाई v2 भी चाहिए। अगर v2 चाहिए, इफ यू रियली वांट द v2, एक इक्वेशन है v2 इज u1 प्लस v1। हाँ, v2 इज व्हाट, u1 प्लस v1। तो ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपको v2 चाहिए, u1 एंड v1। अगर आपको जस्ट v1 पता चल गया तो उसी में u1 ऐड कर दो, निकल गया। लेकिन जनरली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में v2 पूछ दिया जाए, उससे पहले आपको v1 निकालना ही नहीं है, तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाएगा, ऑफ कोर्स लंबा हो जाएगा। लेकिन आप आई कैन जस्ट टेल यू टू मेथड्स इस v2 के लिए अब निकालने के लिए। पहला तो आप पहले v1 निकाल लो, स्पेशली फॉर स्टेशनरी टारगेट, याद रखना आप पहले v1 निकाल लो। अब इसी v1 तो निकाल सकते हो, u1 से ऐड कर दो, आपको v2 निकल जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पहले v1 को बताया ही नहीं था, आपको नहीं निकालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू इक्वेशन, ये v2 मुझे पता है u1 प्लस v1 है, इसी की वैल्यू लाइक आई कैन पुट इन अदर इक्वेशंस एंड, या फिर आप चाहो तो यहाँ से v1 को लिख दो v2 माइनस u1। तो यही वैल्यूज पुट करके इन द फॉलोइंग इक्वेशंस आपको v2 की एक और वैल्यू मिलेगी, यानी कि यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 2m1 प्लस m2 एंड दिस इज जस्ट मल्टीप्लाइड विथ u1। हाँ, यू आर गेटिंग दिस नाउ। बहुत ही लंबा स्टेप है, बट आई एम टेलिंग यू कि v2 की यही वैल्यू यू कैन पुट इन द इक्वेशन, और आपको जैसे हम लोगों ने यही किया 100% सेम मेथड से ये इक्वेशन भी हम लोग को मिल सकता है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो, लेकिन ये इक्वेशन नहीं पसंद तो u1 प्लस v1 हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया फाइंड v1 एंड v2, तो पहले आप v1 निकालोगे, v1 के लिए निकल चुका। तो अगर आपको v1 ऑलरेडी पता चल गया तो u1 प्लस v1 कर दो, v2 निकल गया। लेकिन अगर डायरेक्टली बोला कि फाइंड v2, तब आपको इतना लंबा स्टेप की ज़रूरत ही नहीं। उस टाइम ये वाला लंबा स्टेप हो गया था, इस टाइम ये वाला लंबा स्टेप हो गया, तो उस केस में आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन से कर सकते हो। So basically we have come up with the following equations, लेकिन हाँ अभी still remain some topics which we are also going to cover। अब ना इसी equation पे कुछ conclusions निकाल देते हैं, and again for that all let me rub all this kind of thing again। So basically moving to the last point of the video, and perhaps we have wiped the board the last time in the video। अब हम लोग कुछ इनसे कंक्लूजन ड्राइव करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशंस हमें मिले हैं दोज आर रियली नॉट इजी इक्वेशंस। बहुत ही अच्छे इक्वेशंस मिले हैं, तो इससे फ़ायदा तो उठा ही लिया जाए। सो वी आर गोइंग टू ड्राइव सम कंक्लूजन्स, जबकि जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, एक हो गया इक्वल मासेस, दूसरा हो गया मैसिव टारगेट, तीसरा इज मैसिव प्रोजेक्टाइल। यानी इन इक्वेशंस, अगर ये इक्वेशंस सच में करेक्ट हैं, तो अगर इक्वल मासेस हो तो v1 एंड v2 की क्या वैल्यूज हो सकती है। अगर जो टारगेट है वो बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू द प्रोजेक्टाइल, तब क्या v1 एंड v2 की वैल्यू हो सकती है। एंड अगर प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू द टारगेट, तब व्हाट कैन बी द कंक्लूजन एंड ऑल अकॉर्डिंग टू द इलास्टिक कोलिजन्स इन पर्टिकुलरली वन डायमेंशन। तो अब देखते हैं इक्वेशन को। इक्वल मासेस का मतलब दोनों मासेस इक्वल हैं, m1 इक्वल्स m2। चलो इक्वेशंस में पुट करो, v1 मुझे क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 अपन में m1 प्लस m2 इक्वल, एंड हियर इज u1। दोनों मासेस इक्वल हैं, m1 इक्वल्स m2, यानी कि दोनों साइड m2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा m1 माइनस m2 इक्वल्स ये बचा 0। m1 माइनस m2 इज व्हाट, इज 0। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0। यहाँ पे मेरा v1 आई, ओके हियर्स v1 क्या बचा 0, यानी फाइनल वेलोसिटी। अगर दोनों पार्टिकल्स, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप सपोज ये दो एग्जांपल ले लो, मैं इस
इसको यहाँ पे लाई डाउन करता हूँ, ये स्टेशनरी, ये मेरा टारगेट है, ये प्रोजेक्टाइल है। तो दोनों के मासेस इक्वल नहीं है। हम लोग सपोज करें मैं इसको कहीं ग्राउंड पे रखता हूँ और इससे फायर अप करता हूँ। अगर ये मेरा टारगेट है, दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो अब ये आगे चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी कि व्हाट प्रोजेक्टाइल, अब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी अगर मासेस इक्वल हैं तो कोलाइड करने के बाद इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें चली जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगा, वाल ये मूव करना शुरू कर देगा। भाई कौन सी वेलोसिटी से, तो निकाल लो कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, निकाल लो भाई। दिस इज 2m1, ओके 2m1 अपन में m1 प्लस m2, दोनों मासेस इक्वल है, यानी m2 की जगह भी मैं m1 लिख सकता हूँ। m1 प्लस m1 2m1, ये रहा अपन में 2m1, u1 कैंसिल ईच अदर, ये रहा u1, यानी कि v2 इज u1। एक ये इक्वेशन मिला था, एक ये मिला, यानी कि अगर मैं दोनों बॉडीज की मास इक्वल रखता हूं तो जब ये स्ट्राइक करेंगे इसकी वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी की तरह हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। चलो दैट वाज अबाउट द इक्वल मासेस। भाई क्या होगा जब हमारे पास टारगेट इतना मैसिव हो कि उसके जो टारगेट होगा, सपोज मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मेरी अर्थ हो गई, ओके अब अर्थ जितना बड़ा भी नहीं टारगेट लेना चाहिए, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं ये अर्थ मेरी हो गई। अगर मेरे अर्थ जितना बड़ा कोई मेरा टारगेट रखा हुआ है स्पेस में और मैं अब इस बॉडी को लेता हूँ, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, अब इस ऑब्जेक्ट से अर्थ को मारता हूँ, अब सपोज करो क्या होगा रिजल्ट। तो जिस स्पीड से मारूंगा ना उसी से बाउंस बैक कर जाएगी। ये हमें डेली लाइफ से मिलता है। चलो अब इसको मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं, क्या डेली लाइफ और फिजिक्स सेम होते हैं। ओके लेट्स ट्राई। यहाँ पे मेरा अर्थ जितना बड़ा टारगेट है और ये मार्कर जितना छोटा प्रोजेक्टाइल है, कि मार्कर का जो मास होगा भाई इसका ना, सिंस व्हेन इट विल कम इन फ्रंट ऑफ अर्थ, जब ये अर्थ के सामने आएगा तो ये खुद को ही नीचा कर लेगा, इसको लगेगा दैट आई एम वेरी लो लेवल इन कंपैरिजन टू अर्थ, यानी इसका मास इन कंपैरिजन टू अर्थ अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा। तो यहाँ से अगर मेरा टारगेट मैसिव है, मैं लिखता हूँ v1 विल बी वॉट m1 माइनस m2, m1 इज वॉट, m1 इज माई जस्ट प्रोजेक्टाइल, यानी ये मार्कर, इसका मास इन कंपैरिजन टू अर्थ अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा, अप्रोक्स ही रहेगा, एग्जैक्टली नहीं रहेगा। तो अप्रोक्स में चलते हैं, 0 माइनस में अर्थ का मास जो कि मैंने m2 सपोज किया, तो ये रहा माइनस में m2, डिवाइड कर दो विथ वॉट m1 प्लस m2, m1 अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, यहाँ पे हुआ m2, ये रहा u1, सो दिस इज कैंसिल ईच अदर इन -1 टाइम्स, सो दिस इज माइनस u1, यानी कि आई कम अप विद द इक्वेशन दैट v1 इज वॉट, v1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द माइनस u1। अब जो सिर्फ अगर मैं इसको अर्थ से कोलाइड कराऊंगा, ओके सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये चला जाएगा, लेकिन मैं सपोज करता हूँ अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, डायरेक्ट ग्राउंड को हिट कर देगा। तो अब क्या हुआ ना, जब ये अर्थ से कोलाइड करेगा तो अर्थ का मास इतना हाई है कि ये रिजल्ट करेगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन से जस्ट बैक चला जाएगा। जैसे इसको मैंने यहाँ पे अर्थ से मारा, सपोज अर्थ को ये ले लो, दिखता नहीं है, मान लो जब मैं इससे अर्थ को मारूंगा तब अर्थ का मास इतना हाई है कि अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u1 थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अर्थ का मास इतना हाई कि इस डायरेक्शन में -u1 जो कि इसकी v1 वेलोसिटी हो जाएगी। सो दैट विल बी ऑल अबाउट v1। अब अर्थ का कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। भाई इतने छोटे प्रोजेक्टाइल से अर्थ को मारे, अर्थ पे क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली हम लोग तो हमेशा मारते हैं जब हम लोग चलते हैं, जंप करते हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं दिखता बिल्कुल भी। v2 मेरा क्या होगा, दैट इज 2m1, m1 इज वॉट, m1 यहाँ पे ना ये 0 अप्रोक्सीमेटली है, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहाँ पे v2 हमें 0 दिखने लगेगा, v2 विल बी लुकिंग एज 0। तो v2 अप्रोक्सीमेटली आप 0 कर सकते हो, लेकिन चाहो तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कुछ
कुछ अर्थ का भी वेलोसिटी आ जाएगा ना। अब हमें इसकी मार्कर के कौन देखता है, लेकिन अर्थ की वेलोसिटी हाँ हम लोग को चाहिए, अर्थ की वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पे तो चाहिए। तो आप यहाँ पे m1 0 नहीं भी रखो, m1 की वैल्यू रख दो, कोई बात नहीं। ये रहा अपन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या इतना लंबा इक्वेशन लेके करोगे आप, m1 अब यहाँ पे 0 रख दो, ये रहा m2, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ u1, यही होगी मेरी अर्थ की वेलोसिटी। m2 इतना बड़ा है कि 2m1 इतना छोटा है अर्थ के सामने कि ये अप्रोक्सीमेटली आप जस्ट रख ही सकते हो 0। तो बेसिकली यू कैन जस्ट पुट इट, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो जस्ट करेक्ट इक्वेशन। अब आता है अगर मैंने अर्थ को उठाया, सिंस आई कैन डू दैट, मैं अर्थ को नहीं उठा पाऊंगा, बट सपोज हमारे पास है कोई बड़ा सा एलियन, खूब बड़ा सा एलियन, और सपोज वी से कि गॉड अर्थ को उठा सकते हैं, गॉड ने अर्थ को उठाया और इस मार्कर पे फायर अप कर दिया, गॉड ने अर्थ को लेके इस मार्कर पे फेंक दिया। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा है कि जो टारगेट है, जो भी मेरा टारगेट होगा उसका मास इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्टाइल अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा। यहाँ पे इन इक्वेशन से ये इक्वेशन हमेशा इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन में वैलिड होंगी, यहाँ पे भी वैलिड कराओ। v1 तब मुझे क्या मिलेगा, v1 विल बी m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 जो मेरा प्रोजेक्टाइल है, यानी m1 है बहुत बड़ा है कि m2 नियरली मेरा 0 हो गया, तो यहाँ पे मैं m1 ही लिखूंगा। अपन में m1 प्लस m2 नियरली 0 है, ये भी रहा, दिस इज m1 u1, यहाँ पे m1 कैंसिल ईच अदर, ये बचा u1, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, v1 इक्वल्स u1। v1 इक्वल्स u1 का मतलब क्या है, व्हाट डज v1 इक्वल्स u1 मीन, कि यहाँ पे ना जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की होगी, जो हमारी अर्थ की, जिसकी मदद से गॉड ने मार्कर पे फेंका था जिसको, अब अर्थ वैसे कंटिन्यू हो जाएगा, वैसे चलता जाएगा। और अगर ये जो मार्कर है इसकी जो मास है इन कंपैरिजन टू अर्थ अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, तो बेसिकली वी जस्ट ऑल नो कि अर्थ उसी वेलोसिटी यानी v1 इक्वल्स u1 से चलता जाएगा। इस पे इफेक्ट आने वाला है, एंड इस पे इफेक्ट चलो देख लेते हैं, इस पे इफेक्ट क्या आने वाला है, 2m1 भाई 2m1, m1 मेरा बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, ये 0 नहीं है, 2m1 अपन में m1 प्लस m2, m1 बहुत बड़ा है एंड m2 नियरली 0 है, ये रहा u1 विच इक्वल्स m1 कैंसिल, 2u1, बाप रे, दिस इज यहाँ पे क्या हुआ, v2 इज व्हाट 2u1। भाई अर्थ तो उसी वेलोसिटी से चलते जाएगा, लेकिन जो मार्कर की वेलोसिटी होगी ना, मार्कर की वेलोसिटी अब अर्थ की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी। अगर अर्थ इस मार्कर को हिट करता है तो अर्थ उसी वेलोसिटी से चलो भाई चलता जाएगा, लेकिन मार्कर को जब स्ट्राइक करेगा सिर्फ अर्थ की वही वेलोसिटी रहेगी, लेकिन मार्कर की वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी से भी डबल हो जाएगी, दैट इज 2u1 यानी twice of even v1। चलो we have come up with even the following equations। तो बेसिकली दैट वाज नाइस टू डू इट, एंड यहाँ पे हम लोग को मिलता है दैट इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन विद स्टेशनरी टारगेट। चलो इसको छोड़ दो, हाँ यहाँ पे देखते हैं, विद स्टेशनरी टारगेट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड होप जस्ट यू एंजॉयड द वीडियो। और अभी इलास्टिक कोलिजन्स डोंट वरी इन वन डायमेंशन नहीं कंप्लीट हुआ, अभी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हुआ था स्टेशनरी टारगेट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मूविंग टारगेट, यानी प्रोजेक्टाइल तो मूविंग रहेगा ही रहेगा, लेकिन टारगेट भी मूव कर दिया। जैसे ये मार्कर और अर्थ के बीच में जब वार हो रही थी कोलिजन की, तो मार्कर रेस्ट पे था, जब पहले वाला एग्जांपल में अर्थ रेस्ट पे था, लेकिन दोनों मूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट इट बी लिटरली अमेजिंग। बेसिकली यहाँ पे तो स्टेशनरी टारगेट कंप्लीट हो चुका है, वही सारे इक्वेशंस नियरली मिलेंगे, कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे, लेकिन हाँ we need to do it, and hope soon will center of mass and linear momentum will also complete. Hope you enjoyed the video. So thanks to you all viewers for watching this video, and Jai Hind, Jai Bharat.